तो आज क्या देखेंगे? किरचॉफ्स रूल। हम्म। पहले हम लोगों ने क्या देखा था? ये सब चीजें हो गई। सेल कैसे काम करता है या सेल क्या होता है, उसके कॉम्बिनेशंस कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली। ठीक है। फिर और चीजें भी, हमने उनके कॉम्बिनेशंस वगैरह देख लिए कि कैसे सेल को हम सीरीज में पैरेलल में लगाएंगे तो क्या बिहेवियर होगा, क्या ईएमएफ वगैरह आएंगे, वगैरह वगैरह सब देख लिया। सेल के बारे में ये देख लिया, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी, है ना। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, E ईएमएफ ऑफ द सेल, I करंट एंड स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। ठीक है। ये सब बातें हो गई थी। अब अगर कोई चीज सीरीज या पैरेलल दोनों में ना लगी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक सर्किट ऐसा हो जिसमें तुम सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशंस देख ही ना पाओ, बना ही ना पाओ, तो फिर कैसे? तब कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि उसमें कोई भी सारे के सारे सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं होने वाले हैं। रैंडम सर्किट्स भी तो हो सकते हैं ना। जैसे यही सर्किट है, इसमें देखो, ये वाला सर्किट दिख रहा है, क्या है? ये दोनों तुम एक बार को सीरीज में बोल सकते हो, ठीक। उसके अलावा कुछ है? ये दोनों भी सीरीज में बोल सकते हो। हम्म। इतना हो जाएगा सॉल्व, यानी कि कुछ ऐसा, ये बन गया। ये हमने इनको सीरीज में करके एक ही कर दिया, ये पूरा एक हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। नीचे वाले में भी एक सेल लगा हुआ है इस तरीके से, और इसको और इसको इसको भी हमने सीरीज में कर दिया, क्योंकि बीच में तो कुछ लगा नहीं है कंपोनेंट इनके, है ना, ना कोई जंक्शन है ना कोई कंपोनेंट है, मतलब ये सीरीज में है, तो इनको भी हमने एक ही ले लिया, ठीक। इतना तक तो हो गया। अब कुछ कहा जा सकता है कि ये पैरेलल में है या फिर कुछ और? बताओ। सही पैरेलल में नहीं है, जैसे जंक्शन नहीं बनेंगे। जंक्शन नहीं बनेंगे ना, यस सर। वही तो चीज है कि ये पैरेलल में नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है। ये पैरेलल में नहीं है, क्यों? किस बेसिस पे कह रहे हो ये पैरेलल में नहीं है? सर जंक्शन। जंक्शन मतलब यहाँ बन तो रहा है। सर इसमें दोनों जगह बैटरी आ रही है ना, इसलिए। हाँ, बैटरी डिस्टर्ब कर रही है। बात यह है, सीरीज में होने का मतलब है एक एंड से एक एंड डायरेक्टली अटैच होना, ठीक है। पैरेलल में होने का मतलब है दोनों एंड से दोनों एंड अटैच होना, यानी कि इसका इसका जो एंड है वो, और ये वाला, और इसका जो ये वाला एंड है इससे, और इसका ये वाला एंड इससे, यानी कि दोनों के दोनों एंड्स अटैच हो जाना डायरेक्टली, बीच में कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तुमने कुछ लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, फिर ये और ये पैरेलल में नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। बैटरी डिस्टर्ब कर रही है, ये डिस्टर्ब कर रही है। आई बात समझ में? ये इसको पैरेलल में नहीं होने दे रही है। क्लियर? यस सर। यस सर। हम्म। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस वाले को, ऐसे टाइप के सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि अब हम इसमें ना सीरीज बना सकते हैं ना पैरेलल बना सकते हैं। हम्म। तो जब ये दोनों कर ही नहीं पाएंगे तो एग्जैक्टली सॉल्व होगा कैसे? करंट एवरेंट कैसे हम लेने वाले हैं, क्या करेंगे? क्योंकि जब पूरा हो जाता है कॉम्बिनेशन, तब हम क्या करते हैं, कहते हैं कि एक बैटरी लगी है और सारा इधर था बहुत कुछ, सीरीज पैरेलल सब कुछ था, लेकिन हमने कहा कि वो एक ही हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, तो ये आसान हो जाता है। ये हो गया V, ये हो गया R इक्विवेलेंट, तो I उस बेसिस पे फिर आ जाता है। सही है। V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट करके हो जाता है। सही है। कुछ डाउट है किसी को? सर इसको रिपीट करना थोड़ा सा। मतलब ये है, रैंडम जब सीरीज पैरेलल कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं, सारे मिला जुला के फिर एक बैटरी लगी होती है, तो क्या करते हैं, हम सबको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक ही रेजिस्टेंस के तौर पे उसको लिख देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक। और तब ये इजी हो जाता है, सिंपल सर्किट जैसा हो जाता है कि V इज इक्वल टू आई आर सीधे लगा दो, और तुमको I चाहिए I मिल जाएगा, R चाहिए R मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में? अब आई। यस सर। लेकिन
जब ये सॉल्व हो ही ना पाए तो, जैसे कि इस वाले में नहीं हो पा रहा था, अभी जो हमने बनाया था, ये जो अभी इसका बनाया था, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था ना, ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, एक बैटरी लगी है, फिर यहाँ पे एक बैटरी लगी है, एक रजिस्टर लगा है, और ऐसे ये तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब हम ना इनमें से किसी भी रजिस्टर को सीरीज में या पैरेलल में बोल सकते हैं, किसी को भी नहीं। समझ रहे हो? तो जब आर इक्विवेलेंट निकलेगा ही नहीं, तो हम रखेंगे क्या V इज इक्वल टू आई आर में? कैसे आएगा? प्रॉब्लम। दूसरी बात, यहाँ दो दो बैटरी लगी हैं, कहाँ से लेंगे V? वो भी नहीं पता, वो भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। आ रही बात समझ में? ये दिक्कतें हैं। तो इसी को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ, साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने रूल्स दिए थे, लॉ दिए थे। क्लियर? इसी को सॉल्व करने के लिए दिए थे कि अगर हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस में सारे रजिस्टर या सारे कंपोनेंट्स को नहीं दिखा पाते हैं, तब हम क्या करेंगे? तो हम ये वाले रूल्स लगाएंगे, किरचॉफ्स के रूल लगाएंगे, जिसमें दो रूल हैं। एक है जंक्शन रूल, ठीक है, और दूसरा है लूप रूल। पता है किसी को? प्रियांशु? सर जंक्शन रूल खत्म। हम्म? सही रूप रूल तो पता नहीं है इतना। जंक्शन रूल क्या है? इससे ज्यादा जंक्शन, मतलब जंक्शन नहीं बनेगा उसमें। जंक्शन नहीं बनेगा मतलब? सर एक सर्किट में हम जो रजिस्टर है वो सीरीज में या पैरेलल में जंक्शन के थ्रू पहचानते हैं। अरे ये वो रूल नहीं है, हम जंक्शन रूल, किरचॉफ वाले जंक्शन रूल की बात कर रहे हैं, ये अलग। तो सर ये आपने कल बताया होगा फिर। नहीं, हमने कुछ बताया ही नहीं, अभी हम वैसे पूछ रहे हैं, अभी हमने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हम पूछ रहे हैं कि हो सकता है ऐसे स्कूल स्कूल में थोड़ा बहुत तो पता चला हो। देखो, तो एक है जंक्शन रूल, ठीक है, किरचॉफ का ही रूल है जंक्शन रूल। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। मतलब कि KCL शॉर्ट फॉर्म में, जंक्शन रूल को ही बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। समझ रहे हो? और दूसरा है लूप रूल। दूसरा है लूप रूल, इसको क्या बोलते हैं? इसका भी नाम है, एक और है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मतलब कि KVL, शॉर्ट फॉर्म में KVL। समझ रहे हो ना? KCL एंड KVL शॉर्ट में इनको बोला जाता है। ये यूज होते हैं बहुत, सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए ही यूज होते हैं, और ऐसे सर्किट जिनमें सीरीज पैरेलल बनाना पॉसिबल नहीं है सबको। टोटल यानी कि एक रेजिस्टेंस तुम इक्विवेलेंट वाला नहीं निकाल सकते हो, और एक से ज्यादा भी बैटरी वगैरह लगी है, बैटरी चलो एक भी लगी है, तब भी अगर तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, इस तरीके से लगा हुआ है पूरा, तो उस केस में फिर हम किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ का यूज करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। समझ में आई बात? क्लियर है ना? KVL KCL का यूज करते हैं, यस सर। जिसको जंक्शन रूल और लूप रूल भी बोलते हैं। अब बताएंगे क्या होता है ये। देखो, तो जंक्शन रूल क्या है, एक करके समझे क्या बात हो रही है। जंक्शन रूल या KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, क्या है? वो ये है कि अगर एक जंक्शन है, अब जंक्शन का मतलब होता है जहां से कई सारे रास्ते निकले होते हैं। हम्म, कई सारे रास्ते निकले होते हैं, मतलब कम से कम दो से ज्यादा, क्योंकि देखो किसी भी पॉइंट पे दो तरफ तो जाने की पॉसिबिलिटी वैसे भी होती है, अगर एक ही रास्ता है फिर भी दो तरफ जाने की पॉसिबिलिटी होती है, इधर जाओ या इधर जाओ।
लेकिन अगर तीसरा रास्ता भी है तब हम जंक्शन बोलेंगे इसको, नहीं तो नहीं। समझ रहे हो? मिनिमम तीसरा रास्ता होना चाहिए। अब चार हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी बात है। मतलब कि तीन या तीन से ज्यादा अगर तरफ वहां से वायर जा रही है, या समझ जो पाथ जा रहे हैं, ठीक है, किसी चीज के चलने के लिए, आने या जाने के लिए, तो उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। सही है? जैसे कि स्टेशन में भी जंक्शन लगता है ना। यस सर। क्यों लगता है पता है? सर वहाँ से कई सारे जगह के लिए ट्रेनें जाती हैं, मतलब जाती है, रूट होता है, कई सीधी सारी बात है। जगह के लिए होता है। हाँ, इसीलिए उसको जंक्शन बोलते हैं। यही तो बात है। कम से कम तीन जगह, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इधर से आ सकते हैं और इधर जा सकते हैं, इतना नहीं है। और भी है, इससे कम से कम एक ज्यादा तो होगा ही, तभी उसको जंक्शन नाम मिला हुआ है। ठीक है, यही चीज है। सेंट्रल क्यों मिलता है नाम? जंक्शन में क्या है, कई सारी जगह के लिए, और सेंट्रल में हर जगह के लिए, एवरी प्लेस, हर जगह के लिए पाथ जाता है सेंट्रल से। समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ है। तो जंक्शन यहाँ पे भी ऐसे ही है। करंट के आने जाने की बात हो रही है, बस इतना अंतर है। लोगों के आने जाने की बात नहीं हो रही, ट्रेन के आने जाने की बात नहीं हो रही, करंट के आने या जाने की बात हो रही है। तो अगर तीन रास्ते हैं मिनिमम करंट के आने जाने के लिए, तो उस पॉइंट को जहां से तीन रास्ते जा रहे हैं हम जंक्शन बोलेंगे। तो ये एक जंक्शन है, पांच रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं, और भी निकल सकते हैं, जैसा चाहो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? तो जंक्शन रूल क्या है कि एक जंक्शन पे टोटल जो चार्ज होगा एक टाइम पे, टोटल चार्ज एट अ टाइम, वो जीरो होना चाहिए। समझ रहे हो? एक जंक्शन पे टोटल चार्ज एक टाइम पे जीरो होना चाहिए, हर टाइम, मतलब कोई भी टाइम चूज कर लो, वो चार्ज जीरो होना चाहिए। मतलब चार्ज जीरो कैसे? करंट आने का मतलब क्या है और करंट जाने का मतलब क्या है? करंट आने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज आना, और करंट जाने का मतलब है नेगेटिव चार्ज आना, या फिर पॉजिटिव चार्ज जाना। सेम बात है। समझ रहे हो ना? तो इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, ये मतलब कंजर्वेशन के बेसिस पे काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है ना। तो एक पॉइंट पे जब टोटल चार्ज था नहीं, तो आएगा भी नहीं, मतलब वहां पे नहीं होगा, क्रिएट तो नहीं हो जाएगा। तो जितना आ रहा है उतना जा भी रहा होगा। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू हो जाएगी टोटल आउटगोइंग करंट के। कुछ आया समझ में? सर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, वो दोनों बिल्कुल, बराबर रहेंगे। बिल्कुल। इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट बराबर रहेंगे, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा ना। सोच के देखो, करंट जितना आएगा मतलब क्या, करंट आने का मतलब क्या है? चार्ज आना ही तो सर यस। है ना? तो जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट होना चाहिए। अब I1, I2, I3, I4 एंड I5 हमने नाम दे दिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनकमिंग कौन कौन सी करंट है इनमें से? I1 से लेके 5 में से इनकमिंग करंट कौन सी है? सर I2 I1 और हाँ, ये दोनों इनकमिंग करंट है, तो इन दोनों का सम, क्योंकि करंट होती है स्केलर तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो I1 प्लस I2 यानी कि ये इनकमिंग करंट हो गई। सही है? इसको किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल आउटगोइंग करंट के। सर I3 I4 I5। I3 प्लस I4 प्लस I5, यही है जंक्शन रूल। आई बात समझ में? कुछ डाउट है? नो सर। तुषार, कुछ डाउट, कुछ पूछना है? कहाँ गया?
सर वो आज थोड़ा बाहर आया हुआ है ना, तो उसके आसपास में जो एनवायरनमेंट है वहाँ बहुत शोर हो रहा है, इसलिए वो अपना माइक कम ओपन कर रहा है। वो मतलब बाहर से ही अटेंड कर रहा यस सर। है? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी अगर बीच में प्रॉब्लम हो तो माइक ओपन करके बोल सकता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट हो जाएगा। इसको ऐसे देखना थोड़ा अलग लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है तुमने नया रूल सीखा है, लग रहा है ना? यस सर। लेकिन अभी हम बताएं कि नया नहीं सीखा है तो अगर हम कहें कि ये बैटरी है या सेल है, ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है, सेल से आई करंट ड्रॉ हुई, यानी कि सेल से आई करंट टोटल निकली, यहाँ पे आके डिवाइड होके I1 और I2 चली गई। ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यस सर। और यहाँ पे हम क्या लिखते थे कि ये आई ही तो इसमें बढ़ गई है ना, I1 और I2 में, यस सर। ऐसे कहते थे। लेकिन अगर गौर से देखो तो ये किरचॉफ का लॉ ही नहीं है, क्योंकि जंक्शन पे आई करंट इनकमिंग करंट है, यस सर। I1 I2 आउटगोइंग। आउटगोइंग है। ये दोनों मिला के ऐड करके टोटल आउटगोइंग करंट है। इसी बेसिस पे ये चलता है। समझ में आई बात? यानी कि तुम लोग पहले से जंक्शन रूल जानते हो, सही देखा जाए तो। तीन तरफ डिवाइड होता तो तुम लोग खुद कहते I1 प्लस I2 प्लस I3। सही है, यस सर। ऐसा ही कुछ है। क्लियर? तो ये तुम लोग काफी हद तक पहले से जानते हो, लेकिन अब थोड़ा और अच्छे से जान गए हो कि जैसे एक जंक्शन है जिस जहां से इतने तरफ रास्ते निकल रहे हैं, यानी कि ऐसे भी करके जा रहे हैं, ऐसे करके निकल रहा है। तो अगर इधर से करंट आ रही है समथिंग I1, इधर से भी आ रही है I2, इधर से जा रही है I3 और इधर से आ रही है I4, तो सीधी बात है I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 हो जाएगा। सही है? I3 क्या है देखो, सिर्फ I3 आउटगोइंग करंट है जो जा रही है। जंक्शन की तरफ आने वाली तीन करंट्स हैं। दिख रहा है प्रियांशु? हेलो? यस सर। हाँ, चलें देखें। तो जंक्शन यस। रूल तुम लोगों को आता है एक तरह से देखा जाए तो, और यही है KCL, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ। बस खाली लिखने का तरीका अलग होगा, अगर लैंग्वेज में पूछा जाए तो अभी आगे आएगा, वो देख लेना उसमें। ठीक है, KCL बोला जाता है, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर जंक्शन रूल भी बोला जाता है इसी को। ये देखो, ये है जंक्शन रूल। क्या है? एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, मतलब इनकमिंग करंट जो जंक्शन में एंटर कर रही है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। सेम बात है, जो लीव कर रही है करंट वो आउटगोइंग करंट हो गई, जो एंटर कर रही है वो इनकमिंग करंट हो गई। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सही? यस सर। बस यही है जंक्शन रूल। लेकिन ये कैसे अप्लाई हो पाता है, ये रूल दिया कैसे, यानी कि कैसे गारंटी है कि ये सही है? दिस अप्लाइज इक्वली वेल if instead of a junction of a several lines we consider a point in a line। मतलब हम एक लाइन पे ही पॉइंट ले लें, हम सोच लें कि अगर यही जंक्शन होता तो तब भी तो एक करंट को ऐसे फ्लो होता हम दिखाते हैं ना। तो देखो, यहाँ भी आई दिखाते हैं, यहाँ भी आई दिखाते हैं, मतलब क्या है? आई आ रही है और आई ही जा रही है। यस सर। देखा, यही चीज ये लोग कह रहे हैं कि इससे भी ये इजीली समझा जा सकता है। प्रूफ क्या है? और ज्यादा प्रूफ चाहिए अच्छे से? क्या है? द प्रूफ ऑफ दिस रूल फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन करंट्स आर स्टीडी, जब करंट बिल्कुल स्टीडी हो जाती है, यानी कि चेंज नहीं हो रही होती, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, स्टीडी हो जाती हैं, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एट एनी जंक्शन। मतलब तब वहां पे जंक्शन पे कुछ भी चार्ज अलग से आ नहीं रहा होता है,
क्योंकि करंट जब स्टीडी हो जाती है तो जितना चार्ज आ रहा होता है उतना जा भी रहा होता है, मतलब सिर्फ आ रहा है नहीं बोल सकते हैं, जितना आ रहा है उतना चला भी जा रहा है। जैसे गॉस लॉ में फ्लक्स के केस में था कि अगर बाहर से फील्ड है तो जितना चार्ज एक सरफेस में एंटर करेगा उतना बाहर भी निकल जाएगा, तो हम उसको चार्ज कह रहे हैं। जितनी जितना फ्लक्स सरफेस में एंटर करेगा उतना बाहर भी निकलेगा, तो इसीलिए उसको टोटल फ्लक्स में नहीं काउंट करेंगे हम। जो सिर्फ अंदर आ रहा हो या सिर्फ बाहर जा रहा हो उसको ही काउंट करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो जो चार्ज सिर्फ आ रहा है लेकिन जा कहीं नहीं रहा है, और या फिर जो चार्ज सिर्फ जा रहा है आ कहीं नहीं रहा है, उसको हम कंसीडर करेंगे बस। तो इसीलिए ऐसा कोई नहीं होता, अगर करंट स्टीडी है तो इस टाइम पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है कि कोई चार्ज आके रुक रहा हो। जितना आ रहा है उतना आगे बढ़ जा रहा है, वो चला जा रहा है। ठीक, और एट एनी पॉइंट इन अ लाइन thus the total current flowing in must equal to the total current flowing out। यही है, flowing in मतलब इनकमिंग करंट एंड flowing out मतलब आउटगोइंग करंट, इक्वल होना चाहिए। क्लियर? सही है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिस पे ही कहा गया है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलें। दूसरा है लूप रूल। दूसरा है लूप रूल, जिसको KVL भी बोलते हैं, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये क्या है? ये अभी तक नहीं देखा होगा शायद, ये अलग है। इसमें इन्होंने बोला कि अगर हम एक लूप सेलेक्ट करें, कोई भी लूप, सिंगल लूप, जैसे कि एक जंक्शन से चलें और उसी जंक्शन पे वापस आ जाएं, तो ये एक लूप जैसा बना ना। ये सेलेक्ट किया हमने, या फिर कोई दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हो। एक जंक्शन से चलें, उसी जंक्शन पे वापस आ गए, ये भी एक लूप है। या फिर इधर से चलें, इधर से वापस आ गए, ये भी लूप है। कहीं से भी चलो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? लूप सेलेक्ट करना है, एक पूरा लूप सेलेक्ट करना है, मतलब एक जंक्शन से उसी जंक्शन पे वापस आना है घूम फिर के, तो एक लूप टाइप का सेलेक्ट करना है। क्लियर? हो गया सेलेक्ट। अब जब एक लूप सेलेक्ट हो गया, जैसे कि यहाँ पे दो लूप नजर आ रहे हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, दो लूप नजर आ रहे हैं, तो हमको इसमें दो बार KVL लगाना पड़ेगा। दो लूप के लिए KVL लगाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, KCL का ये नहीं बताया हमने, ये देख लो, कुछ नहीं है, बस वही करंट डिवाइड कैसे करेंगे वो चीज है। यहाँ जैसे हमने बैटरी से ड्रॉ करवा दी समथिंग आई करंट, बैटरी से हमने ड्रॉ करवा दी आई करंट। अब ये आई इस वाली ब्रांच तक तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ से इसको होना पड़ेगा डिवाइड। तो हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, इस तरफ I1 करंट चली गई, इस तरफ I2 करंट चली गई। अब ये I2 फ्लो होते होते यहाँ पहुंचेगी, I1 फ्लो होते होते यहाँ पहुंचेगी। तो इधर से आ रही है I1, इधर से आ रही है I2, तो इधर क्या आना चाहिए? एक जंक्शन पे जितनी इनकमिंग है उतनी आउटगोइंग होगी ना, तो ये I1 प्लस I2 बराबर हो जाना चाहिए, वो वही था, I से ही तो बटा था ना I1 I2। हो गया, यानी कि सब में हमने नेमिंग कर ली। सारी ब्रांचेस में करंट कुछ ना कुछ दिखने लगी है, कहीं I दिख रही है, कहीं I1 प्लस I2 दिख रही है, एंड सो ऑन। आई बात समझ में? क्या कहने की बात हो रही है? और इसमें कहीं से भी कोई भी माना जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम इस बैटरी से मानो, उस बैटरी से मारो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? क्लियर? करंट कहीं से भी मान लो, सब चलेगा, अल्टीमेटली तुम्हारा सही आएगा। बस खाली आगे जो चीजें देखनी है वो ध्यान रखना पड़ेगा बस। ठीक, समझ रहे हो प्रियांशु, तुषार? यस सर। चलो, तो अभी हम करंट लेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे तो समझ में आएगा। अब हम लूप रूल देखते हैं पहले। तो लूप रूल में क्या है, हम लूप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, दो लूप यहाँ पे इस सर्किट में हमें दो लूप नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक ये वाला लूप है और एक ये वाला लूप है। लूप सेलेक्ट करने के बाद, मतलब इन्होंने पहली बात तो ये लगाएंगे कैसे, चलो आगे दिखाएंगे। लूप रूल है क्या? वो ये है कि एक पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंस टोटल 0 होता है। सही बात भी है, होना भी चाहिए। क्यों, बता सकते हो? ये लोग कह रहे हैं पूरे लूप में सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम आएगा, यानी कि जितनी चीजें आ रही हैं, जैसे हम यहाँ से A से चलना शुरू किए, हमको मिला ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर ने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खाया होगा, समथिंग V1 मान लो। फिर आगे चलते गए, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बैटरी मिली, बैटरी का कुछ अपना पोटेंशियल होगा, V2 मान लो।
फिर आगे चलते गए, फिर एक रेजिस्टर मिला, इसका भी कुछ अपना पोटेंशियल मतलब इसने यूज किया होगा, करंट आ रही है तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ V3 मान लो, ठीक है। फिर आगे गए, एक और मिला रेजिस्टर, उसका समथिंग V4 मान लो। तो इन सारे V1 V2 V3 V4 का जो अल्जेब्रिक सम होगा, अल्जेब्रिक सम का मतलब है कि सिर्फ ऐड कर देना, कुछ अलग नहीं होता है अल्जेब्रिक सम, मतलब कि ऐड ही होता है, सीधे सीधे ऐड कर देंगे हम इसको, लेकिन साइन वगैरह देख के, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और साइन सबका देख के ही ऐड करेंगे, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव आ सकता है, डिपेंड करता है। बैटरी में अगर हम नेगेटिव साइड से एंटर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आएगा, अभी बताएंगे कैसे होगा। लेकिन ये ऐड करके सारा जीरो आएगा, ऐसा क्यों बोला किरचॉफ ने, तुम लोग बताओ। किरचॉफ ने ऐसा क्यों कहा कि एक लूप में सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जीरो होगा, कहां से आई ये बात, तुम लोग नहीं बता सकते हो ये बात, या तुम लोगों को नहीं समझ में आ सकती है डायरेक्टली बिना बताए, सोचो। प्रियांशु यस सर। बताओ। अच्छा, अभी एक सिंपल सी चीज पूछेंगे वो तो बता दोगे, इसमें क्यों नहीं। अगर हम पूछें, ये दो पॉइंट हैं ए और बी, इन दोनों के बीच का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है ना, हम्म, हो सकता है ना, यस सर। ठीक, इसका समथिंग V1 है, इसका समथिंग V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर हम कहें एक ये पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी, ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सर जीरो। तो फिर यहाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा है, एक लूप में चलने का मतलब क्या है, चार्ज को यहीं से ले गए और यहीं पे ले आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। सर इसमें पर बीच में वो भी तो खा रहे हैं रजिस्टर। नहीं, यही तुम समझ नहीं रहे हो, वोल्टेज की बात ही नहीं है ना यहाँ, चार्ज को यहां से ले गए, यहीं पे वापस ले आए, डिस्प्लेसमेंट वोल्ट क्या होता था, ये भी W/Q होता था, और यस सर। W क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब यस सर। चार्ज को डिस्प्लेस करके वहीं, जैसे इन्फिनिटी से हम चार्ज को लाए फिर वहीं रखा है, तो तुम्हें क्या लगता है वर्क ज्यादा आ जाएगा, V ज्यादा आने लगेगा, जीरो आएगा, नो सर। वर्क जीरो आएगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुमने जीरो कर दिया, समझे। तुम चार्ज को यहीं से ले गए और यहीं पे वापस लाके तुमने रख दिया, जैसे ए से ले गए ए पे ही रख दिया, या डी से ले गए डी पे ही रख दिया वापस लाके, कहीं से भी तुम कहीं भी घुमा के लाए हो उसको कोई मतलब नहीं है, तुम कैसे चार्ज को ले गए, कौन से रास्ते से ले गए, रास्ते में क्या क्या आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चार्ज शुरू और लास्ट में वही था जहां पे एक मतलब एक ही पॉइंट पे था, मतलब डिस्प्लेसमेंट चार्ज का जीरो है, और अगर चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है तो जो भी फोर्स सोर्स लगा हो कोई दिक्कत नहीं है, वर्क तो जीरो ही आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आएगा ही, और अगर वर्क जीरो आ गया तो फिर बात खत्म, चार्ज कितना भी लेके गए हो पोटेंशियल तो जीरो ही आना है। यस सर। आई बात समझ में। यस सर। तो किरचॉफ स्मार्ट था या हम लोग बेवकूफ हैं, सर हम बेवकूफ है। ठीक है, यानी कि बेसिक रूल ही लगे हैं, ठीक है, बेसिक चीजें ही लगी हैं, कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं लगा है, समझ रहे हो, बेसिक ही चीजें लगी हैं, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि ये नया रूल है, किरचॉफ ने ऐसा कुछ दे दिया कि दुनिया याद रखेगी। सही बात है, क्योंकि उस समय दुनिया बेवकूफी में जी रही थी, सीख समझ ही नहीं रही थी कि ये सिंपल सी पुराने वाले से रिलेट करके ही तो चीज है, ठीक है। चलो आगे देखें, तो इतना तो सही है कि सारा सम जीरो होना चाहिए, क्लियर है, यस सर। क्योंकि सबके अक्रॉस वर्क जीरो हो जाएगा, अगर एक पॉइंट से एक ही पॉइंट पे वापस आ गए तो कहीं से कहीं तो जाएं, कम से कम ए से बी जाएं, मतलब ए से चलें बी पे आके रुक जाएं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है इनका आएगा कुछ ना कुछ, सही है।
लेकिन अगर हम ए से गए ए पे ही आ गए, बी से गए बी पे ही आ गए, सी से डी से गए डी पे ही आ गए, मतलब वहां से चले कहीं भी घूम फिर के आए, कोई मतलब नहीं है, आ तो गए ना डी पे, तो बात खत्म। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए लूप रूल बना दिया, नाम बोल दिया लूप रूल है ये, बस। क्लियर। सिंपल सी चीजें हैं। तुमको यही करना है कि पहले, सबसे पहले लूप सेलेक्ट करना है। लगाएंगे कैसे ये हम बता रहे हैं। जंक्शन रूल में तो कुछ लगाने वाला है ही नहीं, उसमें तो बस तुमको करंट डिवाइड करनी है और कुछ भी नहीं करना है। यानी कि तुम्हारी मर्जी, तुम इस यहाँ से I1 करंट जाता हुआ ले लो, इस पे भी मत ध्यान देना, ये जो लिखे हैं ना अभी इस पे मत ध्यान दो, हम लोग अपना कन्वेंशन ले रहे हैं, अपने करंट्स लेंगे। क्लियर। अभी इसको छोड़ दो। तो जंक्शन रूल लगाने में तो हद सिंपल चीज है कि तुम कहीं से भी करंट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो अपने आप ही सही आ जाएगी, वैल्यू अपने आप सही आएगी, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं होती कभी, क्योंकि तुमने उल्टा लिया होगा, अपने आप माइनस में आने लगेगा, तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा हमने लिया था इधर और होगी इसमें इधर, बस इतना ही पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो यस सर। जंक्शन रूल देखो कैसे लगाते हैं, सीधे सीधे कहीं से भी करंट लेना शुरू कर दो। हमने इस बैटरी से लेना शुरू कर दिया, I1 करंट इस बैटरी से जा रही है, चलो तो जब तक ये ब्रांच में कोई जंक्शन नहीं आएगा तब तक I1 ही जाएगी, तो यहां तक भी क्या जा रही है, I1। सही है। इस वाली बैटरी से हमने ले लिया समथिंग I2। सही है। I2 जा रही है जा रही है जा रही है, यहां तक क्या गई, I2। क्लियर। I2 जा रही है करंट। यस सर। अब सोचो, इस वाले जंक्शन पे एक तीन तरफ का रास्ता है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। I1 वहां से जा रही है, सही है। यस सर। I2, I2 वहां आ रही है। तो हम इस तरफ क्या बोल सकते हैं, I3। I3 नाम रख दें, लेकिन एक और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, फायदा ही नहीं है उसका कुछ, कम से कम रखें ना। I3 रख भी दो तो उसको I2 I1 की वैल्यू में निकाल लो। मान लो I3 तुमने रख दिया और रख दिया कि वो आउट गोइंग है, तो दो आउट गोइंग हो गई, I1 प्लस I3, और इनकमिंग कितनी हो गई, एक, I2। तो I3 की वैल्यू यहां से क्या आई, I2 माइनस I1। सही। तो इसको हम I3 लिखेंगे नहीं, फिर I2 माइनस I1 लिख देंगे, कम से कम वेरिएबल लेना है ना हमको, ज्यादा लेंगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके सर। समझ रहे हो। जितना कम हो सकता है, अब जबरदस्ती भी कम करने के लिए एक नहीं ले लेंगे, क्या पता वो एक से हो ही ना काम, कहीं तो डिवाइड होगी ना, कुछ तो होगा। क्लियर। तो एक दो लेनी पड़ती है। ये तो हुआ जंक्शन रूल में ऐसे करके लगाएंगे, लेकिन जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे होंगे ना, लूप रूल जब लगा रहे होंगे, उसी टाइम हम करंट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर तरीके से उसी टाइम हम करंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि तुम ऐसे कर सकते हो कि इस वाले लूप में करंट है समथिंग I1, लगाएंगे तब दिखाएंगे, इस वाले लूप में, और हम लूप में चलेंगे क्लॉकवाइज, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर लो, एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर लो, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी कर दो। ठीक। तो I1 हमने सेलेक्ट कर लिया इस लूप में करंट, और I2 सेलेक्ट कर लिया इस लूप में करंट। समझ रहे हो। लगाने का तरीका बता रहे हैं, ये नया लगेगा थोड़ा सा, खाली समझते जाना, कुछ दिक्कत आए तो बोल सकते हो। तो लूप हमने सेलेक्ट किया, दो लूप हमें दिखे, एक ऊपर एक नीचे, तो दो लूप में हमने डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिया और करंट की वैल्यू भी कुछ कुछ ले ली, एक में I1 एक में I2, और डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ले लिया उस I1 करंट का या I2 करंट का क्लॉकवाइज में, लूप में क्लॉकवाइज में। तो समथिंग ऐसे करके I1 चल रही होगी, इसमें भी I1 जा रही होगी, यहाँ भी I1 जा रही होगी, इसमें भी I1 जा रही होगी, क्लॉकवाइज चल रहा है ना। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, सॉरी क्लॉकवाइज, ये इस वाले लूप में अब जब हम देखेंगे, देखो इसमें हमने I1 ले लिया और पूरे लूप में करंट दिखा भी दी, देख रहे हो ना, करंट दिखा दी हमने पूरे लूप में, चार ब्रांचेस नजर आ रही, चारों में करंट दिखा दी हमने, चार क्या है तो दो ही। ठीक है। क्लॉकवाइज करंट दिख रही है, I1 सब जगह दिख रही है ना ऊपर वाले लूप में, कुछ डाउट है। नो सर। अब नीचे वाले लूप में I2 करंट हमने सेलेक्ट की हुई है, वो भी क्लॉकवाइज सेलेक्ट की हुई है, हमारी मर्जी है, क्लॉकवाइज सेलेक्ट करें एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट करें, कभी कोई दिक्कत नहीं आती, ध्यान रखना। I2 सेलेक्ट कर लिया हमने, अब ये कैसे होगा, ऐसे I2 मान लो,
इधर भी I2 जा रही है, इधर भी I2 जा रही है, इधर भी I2 जा रही है। सही है। यस सर। तो ये जो ऊपर एक ब्रांच गई है इसमें तो देखो क्लियर कट I1 है, नीचे जो एक ब्रांच गई है उसमें भी क्लियर कट I2 है और कुछ नहीं है, कोई दूसरी करंट बीच में इंटरफियर नहीं कर रही है। लेकिन ये जो बीच वाली ब्रांच है उसको देखो ध्यान से, उसमें दो करंट नजर आ रही हैं बीच वाली ब्रांच में, देखो। यस, I1 I2 तो। हाँ, और एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। यस सर। तो अब तुम्हारी मर्जी है, शुरू में मानने के बेसिस पे तुम अगर इस ब्रांच में करंट इधर मानो तो I1 को प्रायोरिटी मिलेगी और करंट को तुम लिखोगे I1 माइनस I2, क्योंकि I1 की डायरेक्शन को तुमने प्रायर डायरेक्शन माना है। सही। ओके। अगर अगर इधर मानो तो I2 माइनस I1 लिख देना, क्योंकि I2 को प्रायोरिटी मिली है, I2 राइट में जा रहा है, तुमने राइट में माना है, तो वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी दूसरा वाला जो ऑपोजिट है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। सेम ही डायरेक्शन में होते तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो सीधे ऐड हो जाता, I1 प्लस I2 होने लगता इस ब्रांच में करंट। आई बात समझ में? यस सर। तो अगर हम I1 की डायरेक्शन में ही मान लें तो हम लिखेंगे टोटल करंट इसमें क्या है, I1 माइनस I2, क्योंकि एक I1 है और एक ऑपोजिट साइड में I2 है, तो ऑपोजिट साइड का मतलब है कि ऐड करेंगे तो माइनस I2 हो जाएगा। सही। तो हमें सारी ब्रांचेस में करंट मिल गई नेमिंग के बेसिस पे। समझ रहे हो? यस सर। केवीएल लगाने का बता रहे हैं कैसे लगेगा, सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। ये हो गया, इतना स्टेप हो गया। उसके बाद ये वाली चीजें हटा दो, तुम्हारा काम इतना इतना हो चुका है, तुमने सेलेक्ट करके सारी चीजें निकाल ली हैं। सही। अब सॉल्व करना तुम शुरू कर सकते हो, अब केवीएल लगाना एक्चुअली में तुम शुरू कर सकते हो। समझ रहे हो? एक एक ब्रांच में, सॉरी एक एक लूप में, ठीक। कि सबका सम जीरो करो और तुम्हारे ऊपर है तुम कहां से कहां तक चल रहे हो। मतलब तुम यहां से शुरू कर रहे हो और ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे ऐसे आ रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। चलो हम ए से शुरू करते हैं, बी जाते हैं, सी जाते हैं, डी जाते हैं, फिर एच जाते हैं, फिर ए पे आ जाते हैं। सही है। चल रहे हैं ऐसे। यस सर। वैसे ऐसे चलने में करंट उल्टी मिलेगी, माइनस माइनस फालतू में लेना पड़ेगा, सभी में लेना पड़ेगा। इससे अच्छा करंट की डायरेक्शन में ही चल लेते हैं। इसमें करंट ऐसे है ना, हाँ ठीक है, ऐसे ही चल लेते हैं। कुछ नहीं होगा, मतलब आज तो अब भी जाएगा, लेकिन हर हर टर्म में माइनस लगाते हुए अजीब लगेगा ना, इसीलिए सीधा ले लेते हैं। करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव रखेंगे हम। देखो, तो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे। तो पहले क्या मिलेगा, ऐसे जाके ऐसे, पहले एक रेजिस्टर मिला, उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा तुम बताओ। ये 30 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल अभी कितना है, वी। V1। अरे नाम नहीं, बताओ कितना है डायरेक्टली। चलो V1 अभी नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका V1 हो गया, इसका V2 हो गया, इस पे V3 हो गया, इस पे V4 हो गया। तो हम कह सकते हैं केवीएल के अकॉर्डिंग V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब बताओ V1 कितना है। सर 0। नहीं भाई, सब जीरो नहीं है, सबका सम जीरो है। सोचो थोड़ा सिंपली, करंट आ रही है, V इज इक्वल टू आई आर नहीं होता है, यस। तो क्या हो जाएगा, 30 ओम इंटू I1। I1 ही तो करंट आ रही है इस ब्रांच यस में। 13 तो I बोल रहा था I1। हाँ। हाँ, यही तो कह रहे हैं। तो V1 क्या हो गया, 30 इंटू I1। सही। फिर यस सर। V2, V2 इसके ऊपर है, इसके अक्रॉस है। तो V2 को हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बताओ। सर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव लेंगे। नहीं, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हम उल्टा ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम नेगेटिव से एंटर करके उधर जा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से होगा ना, इस प्लेट का इस प्लेट से, यस सर। बड़ी प्लेट का छोटी प्लेट से, इस तरफ से होगा। लेकिन हम किधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। समझ रहे हो?
यानी कि एक्चुअली V2 माइनस में लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पहले से माइनस में रखना पड़ेगा। कितना है 45 वोल्ट है, तो -45 हो गया। ठीक, यहाँ वाले ना लिखो, यहाँ -45 हो जाएगा। यानी कि बैटरी में अगर हम इधर से एंटर कर रहे हैं करंट को लेके, फिर पॉजिटिव लेंगे, और अगर इधर से एंटर कर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, केवीएल में लगाते टाइम, ओके सर। ध्यान रखना। फिर 45 माइनस का हुआ, क्यों हुआ पता चला ना, क्योंकि करंट ऐसे जा रही थी, हम ऐसे एंटर कर रहे थे। क्लियर, हमने करंट का डायरेक्शन ये लिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एंटरिंग ऐसे होगी, तो इसीलिए माइनस का 45। नेक्स्ट ये रेजिस्टर मिला, ये वाला हमको कितना है वो, उसको नीचे नाम लिख दे, रुक जाओ, -I2। ये रेजिस्टर कितना है 1 ओम का, और इसमें करंट कितनी है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी करंट है सर I1 माइनस I2। हाँ, क्योंकि उस ब्रांच में उतनी है, तो इसीलिए हम लिखेंगे रेजिस्टर कितना है 1 ओम और I1 माइनस I2। IR हो गया, मतलब V निकल आया, पोटेंशियल का ही हम जीरो कर रहे हैं। नेक्स्ट ये रजिस्टर है, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, यानी कि V4 कितना हो जाएगा, इसको नहीं देखना है, अपने कन्वेंशंस देखने हैं। ये होगा 40 I1 माइनस I2। हाँ, ये होगा 40 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। सही है, यस सर। ठीक, ये लग गया केवीएल तुम्हारा। अब देखो केवीएल लगने से क्या मिला तुमको, तुमको दो करंट थी I1 I2, एक इक्वेशन मिल गई उनमें। थोड़ा अभी सॉल्व करेंगे इसको, तो प्रॉपर I1 I2 में आ जाएगा ये। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट सारे ओपन करेंगे तो ये 30 I1 है, -45 है, ठीक, प्लस में I1 माइनस I2, फिर प्लस 40 I1 माइनस 40 I2 इज इक्वल टू 0। सारे I1 I1 एक साथ, I2 I2 एक साथ, ये कितना हो जाएगा 40 30 एंड 1, यानी कि 71 I1। ठीक, I2 कितने हैं टोटल, एक ये है एक ये है, सही, यानी कि और दोनों माइनस है तो -41 I2। ठीक, 45 बचा, वो 45 या तो इधर ही रहने दो, -45 इज इक्वल टू 0 लिख दो, या फिर 45 माइनस का है तो उधर ले जाओ, इज इक्वल टू 45 लिख लो। अल्टीमेटली तुमको I1 I2 में एक इक्वेशन मिल गई ना, यस सर। और एक और लूप में जब तुम सॉल्व करोगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी I1 और I2 में ही, एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व करेंगे उसमें भी। और जब एक और दो इक्वेशन दो अननोन, तो सॉल्व होके दोनों करंट्स आ जाएंगे। यस सर। तो बाकी सारी चीजें भी आ जाएंगी। अल्टीमेटली अगर हर ब्रांच में तुमको करंट पता चल गई ना, तो तुम हर ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस और सब कुछ, यानी कि हर एक चीज निकाल सकते हो, फिर कुछ नहीं बच जाता है। और इसमें करंट वगैरह ही ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, या फिर अलग से पूछा जाता है कि ये बताओ कि 30 ओम रेजिस्टर में एग्जैक्टली कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 30 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो तुम बताओगे कैसे जब तक करंट नहीं पता होगी। यस सर। जब I1 की वैल्यू कंप्लीटली कैलकुलेट हो जाएगी तब तुम बता पाओगे। तो I1 मल्टीप्लाई करो 30 में, मिल गया। तुमको बताना है, मान लो कि ये 1 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, सिर्फ इस 1 ओम के अक्रॉस, यानी कि ये जो बी और सी पॉइंट है ना, इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कैसे बताओगे। वो भी वही चीज है कि जब करंट पता चल चुकी होगी तब बता पाएंगे। मान लो I1 आ गया 4, I3 आ गया 2, सॉरी I2 आ गया 2, तो 4 माइनस 2 करके क्या हुआ 2 एम्पियर, करंट है इस ब्रांच में 2 एम्पियर, 1 ओम का रेजिस्टर है, तो वोल्टेज भी हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 2 वोल्ट्स। ये जो डिफरेंट पूछते हैं ना कि हाँ इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, अगर तुमने क्वेश्चंस देखे होंगे स्कूल वाले एग्जाम में, तो उसमें इस तरीके से पूछा जाता है। समझ में आई बात। यस सर। कुछ डाउट है कैसे लगाते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी कोई कंफ्यूजन है या पढ़ने के बाद आए तो पूछ सकते हैं। अभी है कुछ पूछने लायक, नो सर। आ रहा है ना समझ में। यस सर। तो इस तरह के सर्किट्स को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है।
हम्म बाकी कैसा भी सर्किट इससे सॉल्व कर सकते हैं, देख रहे हो। यानी कि एक पूरे क्यूब के एजेस पे रेजिस्टर्स लगा रखे हैं। हम्म और दो कॉर्नर्स को, दो डायगोनल वाले कॉर्नर्स को एक बैटरी से जोड़ रखा है या एक सेल से जोड़ रखा है, और तब बोल दिया है कि अब बताओ अलग अलग उसमें कितना कितना करंट होगा। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम आएगी तो हम ये वाले को भी सॉल्व करवाएंगे आगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट चलें फिर आगे। It should be noted that because of the symmetry of the network, the great power of Kirchhoff's rule has not been very apparent in example 3.6। ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है इसमें तो सिमेट्री की वजह से बिना किरचॉफ के भी काम चल जाएगा। सिमेट्री होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग को क्लियर ऐसे ही पता चल जाता है कि कितनी कितनी करंट वगैरह डिवाइड हो रही है, तो थोड़ा इजी हो जाता है वो। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि किरचॉफ काम का नहीं है, बहुत जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हों किरचॉफ रूल से ही सॉल्व होते हैं। तो अभी से लेके आगे तक कोई भी ग्रेजुएशन करोगे, कुछ भी करोगे, बीटेक बीटेक करो या कुछ भी करोगे, मतलब जहां पे भी अगर कहीं सर्किट सॉल्व होने की बात आएगी, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व होने की, तो बिना किरचॉफ रूल के सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक रूल चलता ही है। ठीक, आ गया सबको समझ में दोनों रूल्स। यस सर। नेक्स्ट आगे चलें फिर। अब बची हैं तुम लोगों की बहुत एक तरह से सिंपल सी चीजें। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, तीन डिवाइसेस हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज उन दोनों डिवाइसेस का बेसिक प्रिंसिपल है। मतलब कि एक होता है ना कि ये वाले थ्योरी पे ये चीज काम कर रही है। जैसे कि मोटर जनरेटर कौन से वाले प्रिंसिपल पे काम करते हैं, पता है। मोटर जनरेटर, जैसे कि मोटर कैसे काम करती है, हमने करंट दी, यहाँ हमने बटन दबाया और वहां पे कुछ चलने लगा, कुछ घूमने लगा, कुछ रोटेट होने लगा, कैसे हुआ, तो वो फ्लेमिंग के रूल्स पे काम करती है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड होते हैं, याद है। इस रूल पे कि इस लॉ पे, इस प्रिंसिपल पे कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि वायर पे फोर्स लगाएगी। इस रूल के हिसाब से ही मोटर को डिजाइन किया गया है, उसी प्रिंसिपल पे मोटर वर्क करती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पे भी है कि मीटर ब्रिज आगे तुम लोग पढ़ोगे, ये जो कि एक डिवाइस है अननोन रेजिस्टर्स फाइंड करने की। कि हम हमारे पास रैंडम एक वायर है, तुमको उसका वो लेंथ और वो सब निकाल के फाइंड नहीं करना है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर फाइंड करना है। तो अगर तुमको वो सब निकाल के नहीं करना है, नॉर्मली तो रो चाहिए, एल चाहिए, ए चाहिए, अगर ये सब नहीं निकालना है तो फिर कुछ डिवाइसेस हैं जैसे कि मीटर ब्रिज जो कि अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस तुमको आराम से बता देंगी। क्लियर है, ये किस पे काम करता है, तो इसका ही प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज जो यहाँ पहला वाला है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और पोटेंशियोमीटर भी जब हम पढ़ेंगे उसका भी प्रिंसिपल यही है, इसी चैप्टर में है। समझ रहे हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, क्या है एग्जैक्टली ब्रिज, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक सर्किट अरेंजमेंट बनाया जाता है कुछ इस तरह का। ऐसा बनाया जाता है, ठीक, जिसमें दो टर्मिनल्स पे तो बैटरी जोड़ दी जाती है, ये वाले पे और ये वाले से तो बैटरी को या फिर एक पावर सोर्स को, सेल को कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, बाकी जो दो बचते हैं ना टर्मिनल, ठीक, वहां पे क्या करते हैं, एक बीच में ब्रिज बना देते हैं। ब्रिज जैसा ही होता है ना, कनेक्शन बना देते हैं, उसी को ब्रिज बोल रहे हैं। समझ रहे हो। और बीच में लगा क्या होता है उस ब्रिज में, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक, गैल्वेनोमीटर, हाँ बताओ कुछ कह रहे हो। तो सर, गैल्वेनोमीटर क्या करता है पता है। सर करंट को मेजर करता है, जो बहुत माइनर करंट होता है, बहुत छोटा अमाउंट का करंट को मेजर करता है। दो बातें हैं, एम मीटर भी तो करता है करंट को मेजर, तो हम एम मीटर क्यों ना लगा दें यहाँ। सर ये बहुत छोटे अमाउंट के, जो बिल्कुल लिटिल अमाउंट का जो होता है करंट, उसको मेजर कर सकता है। उसके अलावा कुछ नहीं। बात यह है, लिटिल अमाउंट के करंट को मेजर करने की वजह से इसको हम बोल क्या सकते हैं कि ये करंट को
डिटेक्ट कर सकता है, पता लगा सकता है कि करंट है या नहीं, क्योंकि कम अमाउंट में मेजर करने का ये एक फायदा होता है। समझ रहे हो? यस सर। है ना, कि ये डिटेक्ट कर सकता है कि करंट है भी या नहीं। हम्म तो यही चीज है। तो यहाँ पे हम इसके मेजर करने का फायदा नहीं उठाएंगे, यहाँ पे हम इसके डिटेक्ट करने का फायदा उठाएंगे कि ये डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं है, क्योंकि जरा सी भी होगी तो इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन तुमको नजर आएगा। ठीक, क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये बीच में एक पुल जैसा बना देने की वजह से ही, मतलब एक कनेक्शन बना देने की, ब्रिज का मतलब ही होता है दो चीजों के बीच में, दो जगह के बीच में कनेक्शन बनाना, सही देखा जाए तो। ठीक है, एक ऐसा रास्ता जो घूम के ना जा रहा हो। देखो, अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना होता, तुमको यहाँ जाना होता, यहाँ जाना होता, या यहाँ से यहाँ जाना पड़ता, सीधा बना देने से क्या हुआ, सीधे यहाँ से जा सकते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए ब्रिज बोल रहे हैं। अरेंजमेंट के हिसाब से ही नाम पड़ता है, कुछ अलग नहीं होता है। व्हीट स्टोन में भी नाम होगा, हम्म या फिर मतलब किसी साइंटिस्ट का नाम होगा हमें लगता है, या फिर कुछ उस तरह से, मतलब उन लोग का अपना कुछ वो होगा जिसकी वजह से इसको व्हीट स्टोन नाम मिला है। वैसे तो साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे ही मिलता है। ठीक है, ये लेकिन काम कैसे करता है, इसका क्या काम है और क्या मतलब इससे फायदा है या क्या पता चल जाता है? हम्म देखें, अगर हम इन रजिस्टर को नाम दे दें पी क्यू आर एस, कुछ भी नाम दे दें, हम्म या फिर ऐसे दे दें पी क्यू आर एस, कैसे भी दे सकते हैं, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। किसी भी तरह से नाम इनका रख सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि क्या करता है। ये नाम दे दिया हमें चारों रजिस्टर्स को, पी क्यू आर एस, या R1 R2 R3 R4 भी तुम दे सकते हो। ठीक, तो हमें करवाना ये है कि जैसे करंट यहां से जाती है आई, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी समथिंग I1 समथिंग I2, यहाँ जब जंक्शन पे करंट पहुंचेगी तो यहाँ फिर से इसको डिवाइड होना चाहिए, या फिर इधर कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कुछ गैल्वेनोमीटर साइड, कुछ आर की साइड जाएगा, है ना। यहाँ से भी I2 आएगी इस तरफ, तो इधर से भी कुछ हिस्सा एस की तरफ जाएगा और कुछ हिस्सा जी की तरफ जाएगा। सही, मतलब गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएगा। हमें यही करना होता है कि ये जीरो कर देना होता है। यही जो करंट इधर से आ रही है, जो करंट इधर से आ रही है, उन दोनों को मिला के कैंसिल आउट करवा देना होता है। समझ पा रहे हो? यस सर। यानी कि अगर हम इसको नाम देते हैं I1G, क्योंकि ये I1 से डिवाइड हुई करंट है और गैल्वेनोमीटर की तरफ आ रही है, इसीलिए I1G, और इसको नाम दें I2G, क्योंकि ये I2 से डिवाइड हुई करंट है और गैल्वेनोमीटर की तरफ आ रही है, इसीलिए I2G। तो I1G इज इक्वल टू हो जाना चाहिए I2G, क्योंकि एक ब्रांच में अगर एक तरफ से 3 एम्पियर करंट आ रही है, दूसरी तरफ से भी 3 एम्पियर करंट आ रही है, तो एक्चुअली कितनी करंट आ रही है इस ब्रांच में? जीरो। दोनों तरफ से बराबर करंट आ जाने का मतलब जीरो, है ना। यस सर। समझे? क्लियर है? यही चीज है बस। यहाँ पे भी यही हमको कराना पड़ेगा। क्यों ऐसा कराते हैं, ऐसे फायदा क्या है? फायदा दिखेगा आगे आगे, कि रेजिस्टेंस पता चल जाएगा हमको। एक तीन हमें पहले से पता होने चाहिए, कोई भी तीन, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से तीन है वो। ठीक है, हो सकता है तुम्हें ये तीन पहले से पता हो, ये पता लगाना हो सकता है तुम्हें ये तीन पहले से पता हो और इसका पता लगाना हो। इससे कोई मतलब नहीं है। मैटर ये है कि हमें इन चारों में एक रिलेशन मिल जाता है, पी क्यू आर और एस में, यानी कि इस तरह से जो अरेंज रजिस्टर हैं, इनमें हमें एक कनेक्शन मिल जाता है। तुम गौर से देख सकते हो, इनमें कोई भी सीरीज पैरेलल वगैरह में नहीं है। दिख रहा है पी क्यू सीरीज में है या पैरेलल में, दिख रहा है? किसी में नहीं है ना, नहीं सर। कोई भी नहीं है। पी आर भी नहीं, आर आर एस भी नहीं, यानी कि कोई भी दो रजिस्टर तुम नहीं कह सकते हो कि सीरीज या पैरेलल में है। तो इसीलिए यहाँ भी हम नॉर्मली तो शुरू शुरू में किरचॉफ लॉ ही लगाते हैं। ठीक,
तो व्हीटस्टोन ब्रिज इसी तरीके से समझेंगे। PQRS में रिलेशन मिलेगा क्या, वो देखो। देखो ये है तुम्हारा सर्किट, और ये रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, हमने इनको अलग नाम दिया है PQRS, ठीक है। क्योंकि हम इसलिए ऐसा नाम दे रहे हैं, PQRS थोड़ा ज्यादा ध्यान रहते हैं दिमाग में। R1 R2 R3 और R4 में बहुत भयंकर कंफ्यूजन होती है कि एग्जैक्टली क्या रिलेशन था, कौन किधर था कौन किधर था, क्योंकि सारे R है ना, सिर्फ 1 2 3 4 से तुमको याद रखना पड़ेगा कि कौन किस तरफ था। इसीलिए PQRS थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल होते हैं याद रखने के लिए, ठीक। ओके सर। देखो तो अगर हमने करंट दी, यहाँ से कुछ कुछ करंट गई, यहाँ कुछ डिवाइड हो गई, I1 इधर चली गई, I2 उधर चली गई, ठीक है। यहाँ पे आके I1 भी डिवाइड होगी इधर और इधर, तो वही चीज है। हम एक लूप ले लें, यहाँ तुमको कितने लूप नजर आ रहे हैं, कौन कौन से लूप ले सकते हैं यहाँ पे? सर ए से कर लीजिए। ए से कहाँ जाए? सर सर बी, फिर हम्म, डी, फिर ए पे आ सकते हो। एक ये लूप ले सकते हैं, मतलब कि इसमें हम किरचॉफ रूल लगा सकते हैं, यस है सर। ना। तो इसमें अगर हम लगा दें तो क्या होने लगेगा? हमने करंट पहले ही मान लिया था, इधर I है, इधर I2 गया है, इधर I1 गया है, ये माना हुआ है, जैसे इन्होंने लिखा है वैसे ही मान लेते हैं। इस तरफ से अगर किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो कितनी बार पोटेंशियल आ रहा है, पहले ये बताओ। सर इसमें दो आ रहे हैं, दो रेसिस्टर है। 3 आ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर भी तो है, हाँ कैलोरीमीटर के 3 आ रहे हैं। 3 बार आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, मतलब एक्चुअली आएगा 3 ही बार, ये ऐसा कुछ होगा कि I2 R2 लिख सकते हो तुम, पहला पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज ली है ना, तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग देखो, इसमें तो सही I1 की डायरेक्शन से ही मैच कर रहा है ना क्लॉकवाइज वाला, तो यस। इस I2 की डायरेक्शन से, तो इसीलिए I2 को पॉजिटिव लिया है, ठीक। लेकिन घूम के जब इस तरफ आएंगे तो देखो I1 की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसलिए I1 को लेंगे नेगेटिव, तो -I1 R1, जो तुम सेलेक्ट करोगे ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके अकॉर्डिंग तुमको I1 I2 के डायरेक्शंस देखने पड़ेंगे, जो मैच कर रहे हैं पॉजिटिव, जो नहीं मैच, जो अपोजिट है वो नेगेटिव। क्लियर? यस सर। ये हो गया। जी, जी का क्या सिस्टम है, जी का भी कुछ अपना पोटेंशियल होगा, तो हम उसको लिख सकते हैं, मान लो जी का रेजिस्टेंस है समथिंग स्मॉल r, ठीक है, और हमें उसमें से करंट भी नहीं पता है फिलहाल, चलो उसका वीजी मान लेते हैं ऐसे, वीजी, सही, पोटेंशियल डिफरेंस वीजी, ये सब का सम 0 होना चाहिए। ये हुआ एक व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक एक इक्वेशन, सही है। लेकिन हमें इसका फायदा तब मिलता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो जो PQRS में रिलेशन की बात हो रही थी, वो तब मिलता है जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कुछ भी करंट पास ना हो। यानी कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, ताकि करंट भी इसके अक्रॉस 0 हो जाए। जो हमने बोला था ना, दोनों तरफ की करंट कैंसिल आउट कर दे एक दूसरे को, तो तभी कर सकती हैं जब B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। आई बात समझ में? तो प्रियांशु, यस सर। तो इसी के लिए हम अप्लाई करते हैं, इसी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 ले लें इसका, ठीक है। ये हुआ स्टैंडर्ड, यानी कि जब 0 नहीं लिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच का 0, या फिर करंट गैल्वेनोमीटर में भी है, उससे भी पास कर रही है, यानी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो निकालते हैं या फिर जो चीजें कर रहे होते हैं, वो इस बेसिस पे आती हैं कि हमने उसका 0 लिया है। तो देखो ये 0 आ रहा है, दिख रहा है, ऐसे हम ले रहे हैं, 3 आए ना, -I1 R1 प्लस I2 R2 एंड 0, ये 0 यही है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर? एक इक्वेशन आ गई, और दूसरे लूप से आ सकती है, दूसरा लूप ले लो, ऐसे कर लो। I4 है,
I3 है, तो अगर लगाएं तो क्या आएगा बताओ। किरचॉफ रूल लगाओ दूसरे वाले में। प्रियांशु। यस सर, I4R4। I4R4 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव। ठीक है, और सर ये दूसरा आएगा हमारा I3 और R3 नेगेटिव में। -I3R3, और फिर जी के क्रॉस जी के क्रॉस हम VG लेंगे, 0 ले लेंगे उसको। 0 लेंगे। ठीक है, कौन मैसेज कर रहा है? एक सेकेंड। तुषार। तो सर मैसेज कर रहा है सर। सर आज इतना मैं कल एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे सर प्लीज। क्यों, क्या हुआ इसको? अभी है तो ज्वाइन ना। क्या हुआ तुषार? सही है, वो आज फंक्शन में आया हुआ ना, इसका सत्संग हो, तो उसमें आया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो वही सत्संग में ही क्लास अटेंड कर रहा है। हाँ शायद वही कर रहा है। अच्छा, ये तो बता दें, व्हीट स्टोन बता दें फिर खत्म कर देना, ठीक है? 2 मिनट रुक जाओ, ये खत्म होने वाला है। सर ये टॉपिक तो कंप्लीट कर दो। हाँ वही तो कह रहे हैं, जरा सा बचा हुआ है ना, और ये लगभग पूरा बता चुके हैं। टाइम भी जरा वही हो जाएगा फिर अपना कंप्लीट भी। हाँ, अरे उतना नहीं होगा, ये टॉपिक 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। व्हीट स्टोन, दो ब्रिज, दो ये बचेंगे, ठीक है, डिवाइस, ये हम कल बता देंगे। ठीक, और नया यस। चैप्टर भी हो सकता है शुरू हो जाएगा कल। क्लियर? ओके सर। तो ये आगे चले, सेकंड में ये लगा दिया तुमने, ठीक सर है। इस वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास भी रख ले, फ्राइडे सैटरडे की समथिंग। एक्स्ट्रा क्लास मतलब किस चीज डाउट के लिए? क्लास मतलब एक तरह की, क्योंकि मैं अब। वो उसी में कर सकते हैं, उसी बीच वाली क्लास में ही कर देंगे। ओके एक्स्ट्रा की सर। जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी इतने एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, ये ठीक जा रहा है। बस खाली ये दिवाली की जो छुट्टी हो गई वही हुआ, बाकी तो अभी अब कोई छुट्टी नहीं होगी, कोई वो नहीं होगा, मतलब ओके हाँ लैकिंग सर, वैकिंग अब नहीं तो होगी। कोई फेस्टिवल भी नहीं पड़ता, हाँ कुछ भी कुछ नहीं वो है। भी नहीं है, तो अपना क्योंकि दिवाली का कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है ना यार, छोटा मोटा है नहीं, थोड़ा सर बड़ा मेरे है। यहाँ तो आज ही काम चल रहा है, कारपेंटर आए हुए हैं, वो तो बस मैंने कर ली क्लास। वो हम बता रहे हैं, मेरे साथ खुद ऐसे ही है। मेरे साथ खुद ऐसे ही काफी, मतलब इधर उधर करके ही टाइम निकालना पड़ रहा था। अब लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा बहुत, मतलब उतने से तो नहीं है, उतने से तो कम हो गया है, मतलब दिवाली जब तक हो नहीं जाती है ना, तब तक तो लास्ट 2-3 दिन बड़े वैसे होते हैं। सर एक तो गेस्ट की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत ज्यादा हाँ रहती है। हाँ, वही वही, मेरे मेरे साथ खुद ही है, कोई ना कोई आ जाता था। क्या बताया जाए, कहीं जाना वाना भी पड़ जाता है कई बार, तो सर चलो देखते हैं। तो तुषार सत्संग अटेंड नहीं कर पाएगा। देखो, एक ही एक क्वेश्चन आ गई, एक ही एक क्वेश्चन आ गई, दोनों को गौर से देखो। दोनों में I1 I2 I3 R4 सब है, I3 I4 सब है, R1 R2 R3 R4 है। लेकिन अगर जरा सही से सोच के बताना कि गैल्वेनोमीटर में अगर कोई करंट गई ही नहीं, जीरो गई, तो फिर यहाँ करंट डिवाइड होगी ही क्यों? ये बी तो जंक्शन ही नहीं रहा ना, और ना ही डी जंक्शन रहा। सर हाँ, अगर आई करंट देने गई तो। नहीं गई तो I2 ही तो I4 हो गया। यस सर। ये था मूवी का सस्पेंस। तो तुम I4 की जगह I2 लिख सकते हो, ठीक। यानी कि इसमें जो दूसरी इक्वेशन बनेगी, उसमें तुम I4 की जगह क्या लिख सकते हो, I2। सही। यस सर। और यहाँ नीचे भी I1 जो यहाँ से आ रही थी, वो तो पूरी इधर चली जाएगी ना, क्योंकि जब जंक्शन ही नहीं है, जब उधर कुछ जाना ही नहीं है, तो फिर पूरी की पूरी I1 इधर जाएगी, यानी कि I3 I1 के इक्वल हो जाएगी। तो I3 को हटा के I1 लिख सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम इधर उधर ले जाएं, तो I1 R1 माइनस में है, तो चलो उसको हम राइट में ले जाते हैं, लेफ्ट में छोड़ देते हैं I2 R2 को, राइट में ले गए I1 नेगेटिव का। R1। अब अगर हम रेशियो निकाल लें I1 अपॉन I2 का, तो क्या आएगा, R2/R1 R1। इधर, और I1/I2, ये आया एक I1 I2 का रेशियो फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड वाले से क्या होगा, सेकंड वाले में हम I2 R4 को इधर रहने देंगे, I1 R3 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि वो माइनस में था तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। फिर वही रेशियो ले लेंगे, तो R4/R3, R3 नीचे आ गया, उधर I1 था और डिवाइड में चला जाएगा I2। तो
तो I1/I2 कितना आया यहाँ से, R4/R3। तो यहाँ से I1/I2 आ रहा है R2/R1, और यहाँ से I1/I2 आ रहा है R4/R3। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, यानी कि R2/R1 इज इक्वल टू, ओ सॉरी, इनका वाला कन्वेंशन ले लिया क्या हमने, कोई बात नहीं, कोई सब नहीं। चलेगा। R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3, क्योंकि ये दोनों रेशियो एग्जैक्टली सेम है ना, इनका राइट हैंड साइड देखो बिल्कुल ही सेम है, I1/I2 है, तो फिर उसमें कुछ करना ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दो, हो गया। तो R2/R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, R4/R3। पलट के भी लिख सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, और रेसिप्रोकल करके। और PQ वाले फॉर्म में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। R2 R2/R1 था, तो ये क्या हो जाएगा, P/Q नहीं हो जाएगा, P/Q P/Q इज इक्वल टू R4 R/S। RS, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से सोच, खुद ही सोचो, कोई भी तीन अगर तुम्हें पता हो रजिस्टर, तो चौथा अपने आप पता नहीं चल जाएगा। यस सर। इक्वेशन है, चार चीजें हैं, तीन चीजें पता होंगी तो एक तो अपने आप ही पता चल जाएगी। यही इसी का फायदा उठाते हैं मीटर ब्रिज वगैरह में, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो कल बताएंगे। लेकिन अभी तुम लोग इतना समझ लो कि ये इसी तरह चलता है। दूसरी बात कि इसमें यहाँ करंट जीरो हो जाती है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, तो ये वाले आ जाते हैं, लेकिन यही कंडीशन जरूरी है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट जीरो होना, मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का भी जीरो हो जाना। ये नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। लेकिन यहां तो बड़ा टेक्निकल लग रहा है। सीधी सीधी बात है, गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होती है ऐसे करके, ठीक है, एक पूरा मीटर होता है, इसमें ऐसे रीडिंग्स होती हैं। जब वो नीडल बिल्कुल बीच में यानी कि सामने होती है ना ऐसे करके, इसका मतलब है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई करंट नहीं है। अगर वो नीडल थोड़ा सा इस तरफ टिल्टेड है, मतलब कुछ करंट है, और ये इस तरफ टिल्टेड है, मतलब एक डायरेक्शन में करंट है, ठीक। अगर वो नीडल इस तरफ टिल्टेड है, ठीक, तब भी कुछ करंट है और दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ है, ऐसे लगा होगा गैल्वेनोमीटर, ठीक, गोल लगा दो चौकोर लगा दो, कोई मतलब नहीं। नीडल बिल्कुल ऐसे है, मतलब कि नल, नो करंट, समझ रहे हो, इसके यस अक्रॉस करंट जीरो है। ये नीडल, इस तरह की नीडल ऐसा ही शो कर रही है, नल पॉइंट बोलते हैं उसको, कैसा पॉइंट जहां पे करंट जीरो हो जाए गैल्वेनोमीटर में। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा एरो है, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर में करंट है और कुछ इस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में। ठीक। और अगर गैल्वेनोमीटर में सिंबल ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब है इसमें करंट है और इस डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन इधर उधर हो सकती है, क्योंकि बुक में प्रिंटिंग के हिसाब से वो लेफ्ट और राइट एरो होता है, लेकिन लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ है तो मतलब करंट है उसमें, ठीक है। अब यहाँ क्या कन्वेंशन ले रहे हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन बिल्कुल बीच में है मतलब करंट नहीं है, नल पॉइंट मिल रहा है। तो ये नल पॉइंट ढूंढने की बात बार बार कही जाएगी, और ये ढूंढने से क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज से इसका नाम हो जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, क्योंकि अब ये बैलेंस्ड स्टेट में है, बैलेंस कंडीशन में है, समझ रहे हो। द गैल्वेनोमीटर टू गिव जीरो और नल डिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे बार बार ये बात होगी, ठीक है। करंट जीरो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट ढूंढना है। क्लियर हुआ, यस सर। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये पैटर्न के तौर पे याद कैसे रहेगा, वो भी देखो बता रहे हैं। ये चार इस तरह से रजिस्टर लगा दोगे ऐसे, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, या फिर ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ऑर्डर है, यानी कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ऐसा कुछ होगा। नाम कुछ भी रखो, इसीलिए हम ये करके बोल रहे हैं। अगर इसको P रख दो, इसको Q रख दो, इसको R रख दो, इसको S रख दो, कुछ भी नाम रख दो, तो P/Q इज इक्वल टू S/R, ना कि R/S, जैसे नाम रखे हैं उस हिसाब से। ऑर्डर है, अगर इधर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इधर भी लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा, ठीक। ये ना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये लेंगे तो ऐसे लेना पड़ेगा, यानी कि P/S P/S Q/R। Q/R। और देखो यहाँ से गलत कहाँ है ये, सोचो हम यहाँ से Q को उठा के इधर ले जाएं तो ये Q यहाँ आ जाएगा ना, और S को उठा के यहाँ ले जाएं तो बन तो गया P/S इज इक्वल टू Q/R, कुछ अलग थोड़ी ना, यस सर। समझ रहे हो, मतलब ये वही था,
बस खाली लग अलग रहा है। क्लियर? पलट के भी देख सकते हो, S बाई पी इज इक्वल टू R बाई एस, R बाई क्यू, वो भी सही है। यानी कि ऐसे चले जाओ। एक सेकंड होल्ड करना। जी आ रहे हैं। हेलो, समझ में आ गया? यस सर। समझ रहे हो? क्लियर ना? तो बस ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो ऐसे है, यानी कि कोई भी दो तीन पता होंगे तो हम निकाल सकते हैं चौथा। सही है, कोई भी तीन पता हो जाए, ये तीन पता हो जाए, ये तीन पता हो जाए, तो यही है व्हीटस्टोन ब्रिज। और लेकिन ये जो अभी कंडीशन लगा के निकाला गया है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। नहीं तो नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज में जरूर ये नहीं आएगा, क्योंकि करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जीरो हमेशा तो नहीं होती है, वो तो अलग से आएगी ना, एक स्पेशल कंडीशन है। क्लियर? आ गया समझ में? तो अब खत्म करते हैं, क्योंकि तुषार को जाना। चलो ठीक है फिर।